हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम टू अरुणोदय आईएएस। आज हम ये क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री में 7वां चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है। इसमें 7वें चैप्टर में जैसा कि देखा जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, सिविलाइजिंग द नेटिव अर्थात जो देसी जनता होती है, एजुकेटिंग द नेशन। ये चैप्टर 7वां है। अभी हमने तमाम सारे चैप्टर्स की बात की हुई है। एक 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 करके जैसे देखेंगे आप, कैसे, कब और कहाँ व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अर्थात आप देखेंगे पहले व्यापारिक कंपनी बन के आती है, फिर इसके बाद में क्या है, यहाँ पे अपना पॉलिटिकल पावर गेन करती है और वो सत्ता स्थापित करती है, नवाब बनते हैं लोग। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ग्रामीणों को कैसे, ग्रामीण क्षेत्र को अपने चपेट में कैसे लिया हुआ था, तो हमने भू राजस्व नीतियों की बात की हुई थी। ठीक है, भू राजस्व नीतियों की बात की थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम की हमने बात की हुई थी। यहाँ पे आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, हमने यहाँ पे आदिवासियों पे क्या प्रभाव पड़े हुए थे इनके। ठीक है, अंग्रेज कैसे इनको जो है इनका शोषण कर रहे थे, इसकी हमने बात की हुई थी। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमने 1857, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद की बातें की हुई थी। ठीक है, ये सारी बातें हमने की हुई हैं। फिर इसके बाद में हमने बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, इनकी भी हमने सारी की सारी चर्चाएं की हुई हैं। ध्यान रखना कि जब भी आप 1857 का कोई प्रश्न लिख रहे हो या आया हुआ हो, तो हमें क्या करना है, बुनकरों की हालत भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि 1857 के पहले ही क्या, बुनकरों की हालत खराब होने लग गई थी। ठीक है, बुनकरों की हालत क्या, अब ये विद्रोह कब हुआ है, 1857 में। और बुनकरों का जो पतन है वो कब, लगभग आप देखेंगे 18वीं सदी, 19वीं सदी जैसे स्टार्ट होती है। 19वीं सदी मतलब 1801-2 के आसपास जो है, ये बुनकर और लोहा बनाने वालों की क्या है, हालत खराब होने लगती है, इनका शोषण किया जाता है बड़े पैमाने पर। ठीक है, और ये भी क्या रहते हैं, ध्यान रखना, ये भी क्या है, 1857 की क्रांति में शामिल रहते हैं। ठीक है, तो हमने ये मुद्दे सारे दिखे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं क्या है, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो ओबियस सी बात है, क्या बोलेगा कि ब्रिटिश काल में शिक्षा नीति कैसी रही। ठीक है, ब्रिटिश काल में शिक्षा नीति ये कैसी रही थी, इसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। क्या वो सलमान, तबीयत नहीं सही क्या, तबीयत नहीं सही क्या, बिल्कुल भी नहीं सही है, तो दवाई ले लो मेडिसिन लो, लिया दवाई, अच्छा ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्रिटिश काल में शिक्षा नीति की आज बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे कैसे चीजें हैं। देखो, तमाम सारे यहाँ पे आप देखेंगे डिबेट होते हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, प्राच्यवाद की परंपरा अर्थात द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म की बात करेंगे। तो ओरिएंटलिज्म की जब हम बात करेंगे, जब प्राच्यवाद की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक आंग्लविद भी आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंग्लविद। ठीक है, एक देखेंगे यहाँ पे जो प्राचीन है, जो हमारी यहाँ पे प्राचीन विद्या है उसकी बात करते हैं। दूसरे एक पाश्चात्य विद्या की बात करते हैं। पाश्चात्य शिक्षा मतलब क्या, इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक विवाद आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या विवाद रहेगा, प्राच्यवादी विवाद और एक आंग्लवादी विवाद। आंग्लवादी, ठीक है, इनके बीच में बड़ा मतभेद रहता है। लोग कहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो भारतीय विचारधारा या संस्कृति से बहुत ज्यादा घुले मिले लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि प्राच्यविद अर्थात यहाँ पे जो ट्रेडिशनल है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मतलब परंपराएं, जो यहाँ पे जो जिस तरह की यहाँ की शिक्षा है, भारत की शिक्षा, ठीक है, उसी माध्यम इनको शिक्षा दी जाए। और एक आंग्लवादी है, वो कहते हैं नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं नहीं, बोले अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। आंग्ल में मतलब क्या, अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो अंग्रेज क्या बोल रहे थे यहाँ पे कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। क्यों, देखो, उनका मानना था कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है वो बेहतर नहीं है, बेकार है। कौन, अंग्रेज बोल रहे थे। इस वजह से क्या, अंग्रेजी आपको सीखनी चाहिए। और उनके दिमाग में और भी तमाम सारी चीज चल रही थी। क्या चल रही होगी कि भाई अगर हम अंग्रेजी सिखा देंगे, ठीक है, तो क्या ये मन से तन से क्या है, ये ईसाई धर्म को अपना भी लेंगे
और जो है अंग्रेजों के पक्ष में आ जाएंगे। तो क्या सोच रहे थे, दो यहाँ पे देखेंगे कि भाई एक तो कहते थे आंग्लविद, विवाद देखना कितना बड़ा होता है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। प्राच्यवाद की बात करें तो प्राच्यवाद में क्या है, बोलते कि नहीं, जो भारतीय परंपरा के हिसाब से शिक्षा प्रणाली है उसी में सुधार करके हमें उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन नहीं, एक दूसरा जब तबका था, एक दूसरा जो आप कह सकते हैं दूसरे लोग थे जो जो पूरी तरह से क्या कहते थे कि जो माध्यम होना चाहिए शिक्षा का वो क्या होना चाहिए, अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश होना चाहिए। है? नहीं ठीक है, हालांकि हमारे तमाम सारे विद्वान जो है वो पढ़े लिखे थे, जो बाहर गए थे पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ वो नहीं, मतलब जो परंपरा है, तो इनका दिमाग क्या कर रहा था कि एक तो क्या हमें एक ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हमारे पक्ष में आ जाएंगे, और दूसरा क्या है इनको इंग्लिश सिखा देंगे तो क्या है हमारा काम आसान हो जाएगा, हम काम जल्दी से ले लेंगे, ठीक है। तो दो तीन यहाँ पे मुद्दे, और दूसरा एक और दिक्कत क्या थी, कहते थे कि नहीं जो प्राच्यवाद है, जो प्राच्यवादी जो विचारधारा पे आधारित शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है, बेकार है, हमारी ज्यादा अच्छी, हमारी इंग्लिश क्या है ज्यादा अच्छी, ऐसे मान रहे थे। तो ये विवाद काफी दिन चलता है, और इसके बाद में हम देखेंगे कि दोनों का मिला जुला स्वरूप जो है, प्राच्यवाद और आंग्लवाद का मिला जुला स्वरूप जो है वो लागू किया जाता है। और जो आप कह सकते हैं कि जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश का चैनल मिलता है आपको। जब हम आप जैसे रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं, वर्नाकुलर स्तर पर आप देखेंगे, जो कि तो वहाँ पे आप देखेंगे वर्नाकुलर समझ रहे हो, जो क्षेत्रीय क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय जो एक तरह से कह सकते हैं कि निचले स्कूल वाला होगा, ठीक है, हायर एजुकेशन नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। तो लोअर एजुकेशन में क्या प्राच्यवाद अर्थात जो है जो जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसका हम लोग बात कर लेंगे। तो हायर में क्या किया, इंग्लिश हायर एजुकेशन में, और लोअर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइमरी एजुकेशन आप कह सकते हैं, सीधे तौर पर प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसके आधार पर शिक्षा दी जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे चीजें चलती है, ठीक है। बात समझ, आधार बना, कुछ कुछ आधार बना, बेस बना कि कैसे हमें किस पे बात करनी है, कैसे कैसे शिक्षा प्रणाली विकसित होगी, बात समझ आ गई। हाँ, तो हमने एक आधार बना दिया कि भाई यहाँ पे कुछ इस तरह से चीजें चलेंगी, ठीक है। प्राच्यवाद और आंग्लवाद विवाद होते हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर हम लोग बात करने वाले। देखो पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे, ठीक है, ये हमने देखा हुआ पिछले चैप्टर में सारी चीजों पे। इस अध्याय में ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है, और वो मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है। चैप्टर का नाम क्या है, देसी जनता को सभ्य बनाना, ठीक है, और उनके रीति रिवाजों और मूल मान्यताओं को क्या करना है, बदलना है, ठीक है। जो कि अभी कैसी विचारधारा थी, रूढ़िवादी विचारधारा पे लोग चल रहे थे, कौन, भारत में बात करें यहाँ पे तो तमाम सारी रूढ़ियां थी, फिर वो चाहे हिंदू की बात करें या मुस्लिम की बात करें, दोनों में तमाम सारे की रूढ़ियां यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। तमाम सारे आप देखेंगे रिचुअल्स जो है वहां पे, कर्मकांड जो हुआ करते थे, सब होते रहते। तो इन्होंने सोचा कि क्या करते हैं, इनका रीति रिवाज जो है बदलते हैं, ठीक है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे, भारतीयों को शिक्षित, सब और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे, और इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। तो जो बहस होगी वो क्या होगी, प्राच्यवाद और आंग्लवाद, इसको विवाद बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। तो इसको चाहो तो लिखो, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ठीक है, और आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्या करेंगे आप, लिखेंगे कि मेंस में, ये मेंस में इस तरह से यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते, अंग्रेज जो है शिक्षा को किस तरह देखते थे। देखिए आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वो पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए थे।
आज हम लोग क्या है आसानी से शिक्षा, हालांकि कई जगह गांव में देखेंगे या आदिवासी इलाके में देखेंगे तो वहां पे शिक्षा प्रणाली अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या जो पढ़ना चाहे प्राथमिक विद्यालय है, आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है। जिसको पढ़ना चाहिए, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ लेता है जाके, ठीक है। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। तो भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। जब वो ब्रिटिशर्स सोच रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी कि हमें इनको शिक्षित करना है, तो भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर किस तरह से रिएक्शन किया, इसकी हम लोग बात करेंगे सबसे पहली। और दूसरा कि इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। ये दोनों मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं। जब वो सोच रहे हैं कि कैसे पढ़ाया जाए तो भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया है इस पे, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। विवाद देखिए, पहले ये परंपरा पहले से चली आ रही है, पहले से परंपरा ये चली आ रही है। आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे हैं, ये विलियम जोन्स का फोटो है जो कि फारसी भाषा सीख रहे हैं, ठीक है। ये मास्टर जी हैं और इधर क्या है, ये विलियम जोन्स बैठे हुए हैं, ये फारसी भाषा सीख रहे हैं, ठीक है। प्राच्यवाद की परंपरा, सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। अंडरलाइन कर लेना क्योंकि मैं एनसीईआरटी में दूंगा ऐसा कि वो क्या करने आए हुए थे, जूनियर जज थे, ठीक है, या कुछ और थे। जूनियर जज के पद पर कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था, ठीक है। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। देख रहे हैं कितना बड़ा विद्वान है। भाषाविद का मतलब क्या होता है, लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है, समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस, ठीक है, सेवरल, हाँ, ऐसी जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, ठीक है। तो कितनी भाषाएं जान रहे हैं यहाँ पे, वो लैटिन, ग्रीक, इसके बाद में फ्रेंच, इंग्लिश और फारसी तथा अरबी, ये सब कुछ सीख चुके हैं वो, ठीक है। विलियम जोन्स महान आदमी एकदम से। आगे, कलकत्ता में आने के बाद वो रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे हुए थे, ठीक है। क्या क्या सीख रहा है, लैटिन, ग्रीक, अरबी, फारसी, इंग्लिश, फ्रेंच और इधर संस्कृत, ठीक है। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं यहाँ पे। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनकी जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस, कोलब्रुक और नेथलियन हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। तो अंडरलाइन करो कौन कौन अनुवाद कर रहा है, ठीक है, और भी कौन इंटरेस्टेड है। ये तमाम सारे यहाँ पे देखे, हेनरी टॉमस, कोलब्रुक और नेथलियन हॉलहेड, ये भी क्या कर रहे हैं, भारतीय भाषाएं सीख रहे हैं। सीखकर इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी और संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसका क्या किया, अनुवाद किया। देखिए इसके बाद में और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे और इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका गठन किसने किसने किया हुआ है, ध्यान रखना। तो ये कई बार स्टेट पीसीएस में खूब पूछा जाता, हर एक स्टेट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, नाम क्या है, विलियम जोन्स, ठीक है। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की हुई है और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्र का भी प्रकाशन किया। तो एशियाटिक रिसर्च एक शोध पत्र भी है,
एक रिसर्च जो है इनका पेपर भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। कई लोग क्या होते हैं यही पूछ केवल जो जानते हैं कि भाई इनका जो है केवल और केवल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, नहीं, इन्होंने एक एशियाटिक रिसर्च ये जो पत्र है इसको भी उन्होंने जारी किया हुआ था, ठीक है, एक रिसर्च पत्र जो है उसको भी इन्होंने जारी किया हुआ था। ओके, तो ये तमाम सारी बातें। चलो आगे देखते हैं। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। ये देखो, ये कौन है? ये अंग्रेज ही हैं, जो भारत की जो ट्रेडिशनल एक तरह से आप देखेंगे जो प्राच्यवाद है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल एक तरह से शिक्षा प्रणाली है पुराने जमाने की, उसी को क्या कर रहे हैं, मान्यता प्रदान कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो, ये कोई हिंदू नहीं बोल रहा है, कोई कोई हिंदुस्तान का कोई इंसान नहीं बोल रहा है, ठीक है, कौन बोल रहा है भाई? यहाँ पे अंग्रेजी बता रहे हैं, अंग्रेजी बता रहे हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि भाई जो शिक्षा प्रणाली रही है भारत की, प्राचीन शिक्षा प्रणाली रही, वो कैसी है, बहुत अच्छी थी, अपने वैभव पे थी, ठीक, अपने पीक पॉइंट पे गई है, काफी ज्यादा बहुत अच्छी प्रणाली है, ठीक है। और यही कहने के साथ में ही आप देखेंगे कि कुछ और अंग्रेज आते हैं, वो बोलते नहीं, आप कैसे अंग्रेज हो, आप कैसे भारतीय शिक्षा प्रणाली को बेहतर बता रहे हो, नहीं, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली बेहतर है। तो वहीं पे प्राच्यवाद और आंग्लवाद, ठीक है, वो विवाद स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ जो विद्वान है जो कि क्या करते हैं, भारत की जो पुरानी शिक्षा प्रणाली है उस पर ही विश्वास करते हैं। कौन? जोन्स और कोलब्रुक, ठीक है, बात समझ रहे हैं। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है, और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। उनको लग रहा था कि जो किताबें हैं वो चाहे हिंदू की हो या मुसलमानों की किताबें हों, दोनों को हमें पढ़ना चाहिए, और यहीं से हमें भारत की शिक्षा प्रणाली का आधार जो है वो तैयार करना चाहिए। कौन कह रहा है? ये जोन्स और कोलब्रुक, ठीक है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए, और उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत में, पास्ट में लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, देखो, ये परियोजनाएं न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति में से सीखने में मदद देंगी, अर्थात इससे अंग्रेज भी क्या है, सीख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे हमें शासन चलाना है, किस तरह से काम करना है, कैसे शिक्षित करना है। तो जो प्राचीन आप देखेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली है, जो तमाम सारे ग्रंथ है, ठीक है, उससे क्या अंग्रेज भी सीख सकते हैं। और जो लोग यहाँ के जो भारतीय लोग हैं, ठीक है, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, अगर वो अपनी शिक्षा प्रणाली, जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली, उसको नहीं जानते थे, या मान लो किसी वजह से भूल गए हैं, तो क्या करेंगे, दोबारा से उसको क्या करेंगे, शुरुआत कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो दोबारा अपनाने और अतीत पे लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी इनको, ठीक है। और इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों ही भूमिकाएं निभा रहे थे। एक तो आप क्या है, मालिक भी हैं और अभिभावक भी हैं, ठीक है। अगर आप कह सकते हैं जो है एक तरह से गार्जियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, गार्जियन भी है और ये मास्टर भी है, ठीक है। अब सिखाएंगे भी, क्या सिखाएंगे, और क्या है, उसके गार्जियन भी है, उसका संरक्षक भी करेंगे। गार्जियन कौन होता है? संरक्षक, जो देखभाल करता है, ठीक है। मास्टर क्या करता है, सिखाता है आपको, ठीक है। तो दोनों ही कौन है इस समय, अंग्रेज है। बात समझ आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं।
इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, उसको उस पे ही काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर प्रमोट कर देंगे, किसको, आ अर्थात भारतीय ज्ञान को ही क्या करें, प्रमोट कर दें, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, वो चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। और इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए और इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं कि जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, उसी को क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि वो उससे पहले से ही परिचित हैं। ठीक है, तभी क्या करेंगे, तभी जो है राजा और शासकों का आदर होगा। ठीक है, वो भी आदर करेंगे और जनता भी आदर करेगी, क्योंकि शासक क्या कर रहे थे अभी तक, फारसी अरबी की बात कर रहे थे, संस्कृत की बात कर रहे थे। ठीक है, यही तो 3-4 लैंग्वेज यहाँ पे आप देखेंगे। तो शासक भी क्या करेंगे, अंग्रेजों का आदर करेंगे कि अंग्रेजों ने क्या किया, पुरानी शिक्षा प्रणाली है उसको ही लागू किया। और इधर आप देख रहे हैं वो कौन, जो जनता है, देसी जनता, वो भी इज्जत करेगी कि हम उससे जिससे परिचित थे, अंग्रेजों ने क्या किया, उसी प्रणाली को लागू किया हुआ है, तो हमें सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये तमाम सारी बातें होंगी। देखिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए 1700 अंडरलाइन करेंगे, 81 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को, ये क्या क्या है ध्यान रखना, यहाँ पे अरबी है, फारसी है और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। ठीक है, तो कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया, इसको अंडरलाइन करो, कब का है ये, 1781। ठीक है, 1781 में एक मदरसा खोला गया। ओके, मदरसा मतलब क्या है, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है, जहां पे सीखा जाता है। ठीक है, और यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। ठीक है, तो ये बारी यहाँ पे ये हेनरी टॉमस कोलब्रुक का एक फोटो दिया गया है। वह संस्कृत और हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। ठीक है, तो मदरसा कब खोला गया, क्या क्या वहां पे लैंग्वेज सिखाई जा रही है, नहीं नहीं कोई भी लैंग्वेज नहीं है, यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसी वजह से बोला अंडरलाइन करो, अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून। ठीक है, इस्लामिक कानून ये यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए खोला गया था। अब इसको खोला किसने था, देखिए गवर्नर कौन रहा होगा उस टाइम पे, हाँ तो लिखो वहां पे वॉरेन हेस्टिंग्स, वहीं पे लिखो कहीं पे वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा। चलो आगे उसी के 1791 में आ, बनारस में, ये तो 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, अंडरलाइन करिए, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को भी की शिक्षा दी जा सके। तो ये किस लिए है, ये संस्कृत शिक्षा के लिए। उधर क्या था, अरबी, फारसी और मुस्लिम कानून। ठीक है, हाँ इधर क्या है, जो बनारस में हिंदू कॉलेज खोला जा रहा है वो क्या है, हाँ यहाँ पे संस्कृत की शिक्षा और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। उनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे, आलोचना कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। ओके, आलोचना कर रहे थे उनकी। तो कुछ तो क्या कर रहे हैं, बोल रहे कि ठीक है हमें क्या करना चाहिए, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसी के आधार पर शिक्षा दी जाए, क्योंकि सब क्या है, परिचित हैं उससे।
लेकिन नहीं, एक तबका जो कंपनी का था वो कह रहा नहीं, ये हम आपसे सहमत नहीं है। ठीक है, और वो सहमत क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा ये है कि आपकी शिक्षा प्रणाली हमसे बेहतर कैसे हो सकती है। दूसरा क्या है कि रंग रूप से तो आप हिंदू रहेंगे, लेकिन मन दिल और दिमाग ये सब क्या है, ये आपका अंग्रेजी रहेगा, अर्थात आप हमारा समर्थन करेंगे। तो देखना उसमें भी फायदा, शिक्षा में भी क्या कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसी चालें चल रहे हैं। ठीक है, तो एक तबका कह रहा है नहीं, ये क्या है, प्राच्यवादियों के कटु आलोचक। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसके हम लोग बात करने वाले हैं अभी। वॉरेन हेस्टिंग्स का स्मारक, ये रिचर्ड वेस्ट मॉकेट 1830, अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया में बोलो। ठीक है, इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। ठीक है, प्राच्यवादी, देखो प्राच्यवादी हैं लोग। यहां आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की ये जो है, ये भव्य प्रतिमा, जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक। ठीक है, कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, ये क्या है, प्राच्यवादियों के भारी समर्थक है। और इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ क्या है, नीचे बैठा एक मुंशी। ये मुंशी दिखाई दे रहा है। मुंशी कौन है? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता है, इसको क्या बोलते हैं? मुंशी। हाँ, प्राच्यवाद बताया तो कितनी बार कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, जो भारतीय कल्चर है, जो कि फारसी, अरबी, संस्कृत, ठीक है, उसका ज्ञाता होता है और उसी के आधार पर भारत में शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात करता है। अंग्रेजी नहीं चाहता है जो, तो क्या बोलते हैं, कितनी बार तो अभी तो बताया था, शुरुआत में ही बता दिया था प्राच्यविद का मतलब। देखो यहाँ पे प्राच्यवादी भी दिया गया है, मतलब एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। तो एशिया की भाषाएं कौन कौन सी भाई? अरबी, फारसी और संस्कृत। ठीक है, उनका ज्ञान रखना और यहाँ के कल्चर, अर्थात भारतीय कल्चर या एशिया के कल्चर को ध्यान में रखते हुए ज्ञान का बात करता है। ठीक है, तो ये मुंशी है। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। वर्नाकुलर मतलब क्या होता है? यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वर्नाकुलर मतलब रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, क्षेत्रीय लैंग्वेज। देखो, a term generally used to refer to a local language or a dialect as distinct from what is seen as the standard language. In colonial countries like India, the British used the term to mark the difference between the local languages of everyday use and English, the language of the imperial master. ठीक है, भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। अर्थात अंग्रेजी और जो क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं उनमें एक अंतर, एक डिफरेंस को क्या करने के, मार्क करने के लिए, चिन्हित करने के लिए क्या वर्नाकुलर नाम देते थे। अंग्रेजी नहीं बोल रहे तो क्या बोलते थे ये, और संस्कृत भी फारसी नहीं बोले तो क्या मतलब, रीजनल लैंग्वेज है ये कोई। ठीक है, ये कोई बोली है, जैसे तमाम सारी बोलियां हैं। ठीक है, आप देखेंगे जाके एक ही स्टेट की बात करें, वहां पे तमाम सारी आपको बोलियां मिल जाएंगी। तो क्या वो क्या क्षेत्रीय लैंग्वेज है। ठीक है, क्षेत्रीय लैंग्वेज, किसी का टोन अलग होगा, किसी की कुछ टोन अलग होगा, कोई ऐसे बोल रहा होगा, कोई वैसे, कोई, लेकिन क्या है जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या है, हिंदी। जैसे उत्तरी भारत में हिंदी, ठीक है, अमूमन दक्षिणी में जाएंगे तो तमाम सारे स्टेट वहां पे क्या है, वे क्या है, वो लैंग्वेज है तमाम सारी। ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। लेकिन उसी में आप देखेंगे कोई कुछ लहजे में बोल रहा होगा, कि कोई कुछ लहजे में बोल रहा होगा। ठीक है, जिसकी टोन जो है अलग होगी। तो ऐसे, तो यहाँ पे जो अंग्रेज है वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी और क्षेत्रीय लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं, डिफरेंस को चिन्हित करने के लिए शब्द का प्रयोग करते थे,
वर्नाकुलर, ठीक है, अर्थात क्षेत्रीय लैंग्वेज, अर्थात रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज। ओके, जैसे कोई वो लोग कहाँ के हो, लोकल के हैं यहाँ पे, लोकल मतलब हमें यहीं की भाषा आती है, हम यहीं के रहने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ गए, ठीक है, सही है। तो ये वर्नाकुलर का नाम जानते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ के ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए, ठीक है। तो कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स भी ऐसे ही मान रहा है कि यही क्या होना चाहिए, ज्ञान के आधार होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्राच्यवादियों को बहुत समर्थक था कि भारतीय लैंग्वेज परंपरा के आधार पर ही क्या शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने तो क्या किया, 1781 में कलकत्ता मदरसा उसकी स्थापना करवाई, जिसमें फारसी, अरबी और इस्लामिक कानून जो है वो पढ़ाया जाता था, ठीक है। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। हिंदू कॉलेज नहीं, हिंदू कॉलेज एक बार देख लेना, मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ, ये शायद कॉर्नवालिस के काल में हुआ है, इसी के काल में हुआ एक बार, शायद इसी ने करवाया हुआ है, एक बार देख लेना, सर्च कर लेना एक बार क्या है, ठीक है। कॉर्नवालिस शायद 90 शायद कॉर्नवालिस के काल में है, 1789 में कुछ ऐसे ही आता है, मुझे लग रहा, याद नहीं आ रहा, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, देख लेना एक बार, देख लो, ठीक है। तो तो ये किसका समर्थक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, प्राच्यवादियों का, ठीक है, ये प्राच्यवादियों का समर्थक है। तो क्या हुआ, देख लो देख लो। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पूरब की जघन्य गलतियां, देखिए क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। ग्रेव इरर्स ऑफ द ईस्ट, ठीक है, ग्रेव इरर्स ऑफ द ईस्ट, अर्थात ये पूरब की जघन्य गलतियां, इनकी हम लोग बात करते हैं। देखिए 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे हुए थे, ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत मतलब 1801 2 3 4 ऐसे, ठीक है, ओके। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान जो है वो त्रुटियों से भरा पड़ा हुआ है, हमने बताया था ना कि पूर्वी समाज को कैसा बोलते थे, नहीं आपका अच्छा नहीं है, हमारा क्या है बहुत अच्छा है, ठीक है। और अवैज्ञानिक है, अर्थात कोई साइंटिफिक एकदम से वो साइंटिफिक तरीके से डिजाइन नहीं किया गया, बेकार है पूरी तरह से। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है, ठीक है, मतलब बहुत गंभीर नहीं है, बहुत अच्छे मुद्दों पे बात नहीं करता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजी को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेजों को क्या करना चाहिए कि भाई जो अरबी और संस्कृत है उसी भाषा या साहित्य पे हमें ऐसा खर्च नहीं करना चाहिए, हमें क्या केवल और केवल जो है अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल ये प्रमुख थे, याद करो जेम्स मिल कहां पे था, जेम्स मिल की हमको बात करते हैं। एक बार आया था रॉबर्ट क्लाइव ने क्या नक्शा बनवाया था, हाँ हाँ, क्वेश्चन भी आया ना पीटी में, पीटी में क्वेश्चन भी आया हुआ, ओके। हाँ तो जेम्स मिल क्या है, सबसे ज्यादा इसका आलोचक है, एक वो देख लेना, एक शायद उसमें मिला नहीं मिला, विलियम जोन्स के शायद सहायता से हुआ होगा, एक बार देख लेना। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ठीक है, अर्थात ऐसा दिल जीत के कोई हाँ जोनाथन डंकन, हाँ ठीक है बढ़िया, वही है, ठीक है। तो डंकन के अथक प्रयासों से ये बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है, लिख लेना वहां पे।
तो यहाँ पे देखो भाई, इधर देखो, कंसेप्ट समझो क्या क्या चीजें हो रही है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राच्यवादियों पर हमला सबसे करने वाला सबसे प्रमुख कौन था? जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल। इसने क्या कहा, नहीं, आप जो है, जो प्राचीन, जो सॉरी स्थानीय जनता है, जो भारत की जनता है, उसको खुश करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या कहा कि नहीं, आपकी शिक्षा प्रणाली बेहतर नहीं, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली बहुत बेहतर, हमें संस्कृत और अरबी और फारसी पे खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या, अपनी शिक्षा प्रणाली, जो हमारी शिक्षा प्रणाली बेहतर है, वैज्ञानिक है, बढ़िया से साइंटिफिक है, उस पर काम करना चाहिए। ये कौन कह रहा? जेम्स मिल। तो सुझाव भी दे रहा अंग्रेजों को कि भाई अंग्रेज सुनो, क्या, कि आपको संस्कृत अरबी फारसी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको क्या मतलब है कि आप जो है स्थानीय जनता को सब करोगे बनाओगे, इससे क्या मतलब है? आप अंग्रेजी सिखाओ बढ़िया से। ठीक है, कुछ ऐसी बातें। तो क्या है, कह रहा है कि भाई अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो व्यवहार में सही हो वैसी शिक्षा दो। ठीक है, कौन कह रहा है? ये जेम्स मिल। और इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल करनी है, कर ली हैं। कहा कि हमारे गुणगान गाओ। क्या गुणगान गाओ? कि हमने तमाम सारी वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं, तमाम सारी सक्सेस जो है हमने हासिल किए हुए हैं। ठीक है, तमाम सारी सफलताएं हमने हासिल की, वो बताओ इन लोगों को कि कैसे तुम कर सकते हो, वो सिखाओ इनको। ठीक है, कौन कह रहा है? जेम्स मिल। बाकी क्या करोगे कि भाई वो जो है भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य सिखा रहे हो, ये मत सिखाओ। ठीक है, ये कौन कह रहा? जेम्स मिल मना कर रहा है। तो ये क्या है? ये आंग्लविद है। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? आंग्लविद है। ठीक है, अर्थात ये क्या कर रहा है? अंग्रेजी शिक्षा की बात कर रहा है। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बेविंगटन, मैकाले इस आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। तो कब की बात हो रही है? 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। इनका विरोध कौन भी करने लगा? मैकाले, लॉर्ड मैकाले इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, ये वही है, नाम पूरा दिया गया है यहाँ पे, थॉमस बेविंगटन मैकाले। ठीक है, मैकाले नाम दिया जा रहा है, तो ये वही मैकाले है। ठीक है, जो क्या कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली वो लागू नहीं थी। तो क्या कर रहा है? ये भी क्या है? ये भी प्राच्यवादियों का विरोध करेगा आके। ठीक है, और इसका ये विरोध करेगा करेगा, साथ में इसका प्रभाव भी बड़ा गजब होएगा। मतलब इसकी बात मानी जाएगी। जेम्स मिल तो कह के निकल गए, लेकिन जो मैकॉले है इसकी बात मानी जाएगी, इसका प्रभाव काफी ज्यादा रहेगा। देखना अभी चीजें कैसी हो रही हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया? आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। उनको माना था भारत कैसा है? असभ्य है। ठीक है, सिविलाइज है ही नहीं पूरी तरह से। क्या करना है? इसको सभ्य बनाओ, इसको क्या कहो? सिविलाइज। ठीक है, उसका मैकॉले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा, तो कैसे आलोचना कर रहा है देखना, क्रिटिसाइज कैसे कर रहा है, कैसे क्रिटिसाइज कर रहा है, कह रहा है कि पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं है। ठीक है, पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा, कोई भी ब्रांच जो है वो इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष कुछ भी नहीं है। मैकॉले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। ये इसको अंडरलाइन करो, ये प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है। और भी क्या कहता है वो? कटाक्ष करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए। तुम अर्जुन अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो। क्या कह रहा है? कथन है उसका, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक खाना, मतलब क्या है?
एक खाना जिसमें किताबें रखी जाती हैं, एक कोना कह सकते हैं, एक खाना कह सकते हैं, एक खाना, वो भारत और अरब के समूचे देसी जो साहित्य है उसके बराबर बोल रहा है कि हमारी जरा सी किताब, जैसे हम खाना बना दें अगर यहाँ पे, ये देखो ये पुस्तकालय बनाओ, ये थॉमस बैगिंटन मैकाले और उसका अध्ययन, कह रहा कि इतना जो खाना हमारा ना, एक ये वाला, ये कह रहा है कि भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है, इतना वाला खाना, केवल इतना ही, 4-5 किताबें। आप समझ रहे हो कैसी आलोचना कर रहा है, खतरनाक तरह से। दार्शनिक भी है एक तो दार्शनिक क्या करते हैं, दार्शनिक जो होते हैं, कहा जाता है अभी तमाम सारे दर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, दर्शन से क्वेश्चन पूछे गए, तब ऐसे में, अभी आपने पेपर नहीं देखा, मैं डिस्कस करूंगा सारे के सारे। तो एक तो ये क्या है, ये दार्शनिक भी है काफी बड़ा। और दार्शनिक लोग क्या करते हैं, दार्शनिक लोग ऐसे होते हैं जो संभव नहीं है ना, उसको दिमाग में अपने बोल देते हैं संभव है। उनका दार्शनिकों का कुछ विचार ऐसा होता है, वो कहेंगे, आप कहेंगे कि ये बोतल है, बोला नहीं ये तो प्लास्टिक है, सोचो, आप कहेंगे नहीं इसमें पानी है, वो कहेगा नहीं इसमें कुछ लिक्विड है। तो समझो दार्शनिक ऐसे होते हैं, वो आप बोलेंगे नहीं तो ये मेज है, बोला नहीं ये लकड़ी, नहीं बोलेगा नहीं पेड़ है, ये पेड़ है, ये लकड़ी है, ये बेंच नहीं है, ठीक है। तो उनका कुछ ऐसा चलता है, दार्शनिक कहाँ खो जाते हैं क्या नहीं, ठीक है। तो दार्शनिक तो एक तरह से क्या ये, तो ये क्या कह रहा है कि अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है, इतना बता रहा था। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया, ठीक है। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी आप सीखिए। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो भारतीय अगर हम अंग्रेजी सिखा देंगे तो भी सी बात है, क्या है, तमाम सारे जो लोग हैं भारतीय साहित्य की बात करते हैं, वो तो क्या है, बेकार है एकदम से। कौन कह रहा है, मैकाले कह रहा अगर आप अंग्रेजी सीख जाएंगे ना तो सर्वश्रेष्ठ किताबें आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबें पढ़ने वाले। क्यों, क्योंकि बोल रहा था कि आपकी किताब घटिया है, आपकी शिक्षा प्रणाली घटिया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऐसे कुछ बोल रहा है। यहां के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे, ये भी बोल रहा है। हालांकि बात तो सही बोल रहा है, थोड़ी थोड़ी आप देखेंगे बात सही बोल रहा है कि भाई आप जो है वैज्ञानिक प्रगति, और ये बात आप देखेंगे जब राजा राम मोहन राय की बात करेंगे हम लोग, जब हम धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे, रिफॉर्म की बात करेंगे, वहां पे जो रिफॉर्म हुए हैं तमाम सारे, ठीक है, रिलीजियस जो या सोशलिस्ट तमाम सारे जो सोशल रिफॉर्म हुए हैं उनकी जब हम बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय की बात करेंगे वहां पे, तो वो क्या करते हैं, वो दोनों शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, अर्थात अंग्रेजी भी हो और भारतीय शिक्षा प्रणाली भी हो। क्योंकि वो जब पढ़ते हैं ना, जैसे ये बोल रहा है ना अभी कि यहाँ के अर्थात इंग्लैंड के लोग, सॉरी यहाँ भारत के लोग जो हैं पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में वे विकास से अवगत हो पाएंगे। ये बात राजा राम मोहन राय ने समझी कि नहीं, हमें कुछ वैज्ञानिक प्रगति भी करनी चाहिए, चीजें जो है आसान करनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करने, वो जो है इनकी बात को समझ के इसका अध्ययन करने लगते हैं, ठीक है। हालांकि ये बात जो है 1830 में बोली जा रही है, ठीक है, 1830 में बोली, लेकिन उस टाइम पे आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय नहीं होते हैं, उनकी डेथ जो है 1830 के बाद या ऐसे कुछ करके बाद देखना उसी टाइम होती है लगभग। लेकिन वो पहले से, वो जो है राजा राम मोहन राय जो है वो पहले से ही क्या करते हैं, अपनी तमाम सारी लैंग्वेज, उनको तमाम सारी लैंग्वेज आती थी, उनको फ्रेंच भी आती थी, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, कई सारी भाषाओं के विद्वान थे वो। दर्जनों, ऐसा लिखा जाता है कि राजा राम मोहन राय जो है दर्जनों भाषाओं के ज्ञाता थे, तमाम सारी लैंग्वेज जानते थे वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या कि भाई वो जो है विज्ञान, जो पश्चिमी दर्शन और विज्ञान उसके क्षेत्र में विकास को अवगत हो पाएंगे। और इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना,
लोगों को सभ्य बनाने और उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। ठीक है, सब बदल सकते हैं। क्या क्या बदल सकते हैं? उनकी रुचि, जो इंटरेस्ट है, उनके वैल्यूज को बदल सकते हैं और उनके कल्चर को बदल सकते हैं। ठीक है, मैकॉले के मिनट्स अर्थात विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1835 में। ठीक है, ये किसके आधार पर? मैकाले मिनट्स के आधार पर, अर्थात विवरण के आधार पर। ओके, यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए, अर्थात हायर एजुकेशन में इसका प्रयोग होना चाहिए, और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन ना दिया जाना चाहिए। ठीक है, इनको प्रोत्साहन नहीं दो, इनको प्रमोट नहीं करो। कौन कौन? कलकत्ता के मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज। और इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। क्या कहा गया इसको? कि अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर हैं ये, अर्थात अपने आप जो है इसमें क्या है? ह्रास हो रहा है, लॉस हो रहे हैं, अर्थात ये क्या खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। का कलकत्ता और वो बनारस संस्कृत कॉलेज। ठीक है, तो क्या इनको संरक्षण नहीं दोगे, वो भी सी बात, तो क्या खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी हुई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने जो की हुई हैं यहाँ पे, तो हमने अब ये कौन से हैं? ये कौन से हैं? ये आंग्लविद हैं। ठीक है, ये आंग्लविद है। कौन कौन है इसमें? जेम्स मिल और मैकॉले। मैकॉले, ठीक है। और उधर प्राच्य क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने कि अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किसने किया, या आंग्लवादी कौन कौन थे, या अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा कहां कहां से मिला। तो जेम्स मिल उसका द्वारा बोला गया था, इधर मैकॉले द्वारा, और खुद जो है मैकॉले का जो मिनट्स है अर्थात जो विवरण है, ठीक है, वहां से। और क्या है? 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम। ठीक है, तो 1835 का शिक्षा अधिनियम, वहां से भी अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, दूसरा मैकॉले का मिनट्स जो है विवरण है वहां से, और जेम्स मिल का वो कथन। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे थे? ये अंग्रेजी के समर्थक थे। ठीक है, तो ये मुद्दे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। इसके बाद में अभी व्यवसाय के लिए शिक्षा, यहाँ पे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक वुड्स डिस्पैच आता है, अर्थात वुड का नीति पत्र। ये एक वुड जो है क्या है? एक इंसान है, आदमी है, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो क्या करते हैं? एक अपना नीति पत्र था डिस्पैच जारी करते हैं, और यही जो है ये कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ये वुड का जो डिस्पैच है 1854 में आता है, इसको क्या बोलते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब यहाँ पे एक आधार जो है, बड़े बदलाव जो है शिक्षा, मैग्ना कार्टा उसी को बोलते हैं जहां पे बड़े बदलाव जो है, एक कह सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको डिस्पैच बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? एक सूक्ष्म जो है संविधान आपका। तो शिक्षा का जो छोटा सा संविधान है, जहां से हमारी शिक्षा प्रणाली एस्टेब्लिश हो जाती पूरी तरह से, वो क्या रहेगा? 1854 का वुड्स डिस्पैच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अब पूरी शिक्षा प्रणाली यहीं से निर्धारित हो जाएगी, फिर आगे रिफॉर्म होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, तमाम सारी जो चीजें हैं इसमें समाहित होती हैं, हर एक के लिए जो है यहाँ पे प्रावधान दिए जाते हैं। शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, महिलाओं की शिक्षा क्या होगी, व्यावसायिक शिक्षा होगी, अंग्रेजी भी शिक्षा होगी, यहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी शिक्षाएं होंगी। तो ये से क्या करता है? सारे के सारे एक तरह से आधार तैयार कर देता है। और ये कब होगा? लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो लॉर्ड डलहौजी की हम लोग बात, तो ये इसकी हम लोग कल बात करेंगे, व्यवसाय के लिए शिक्षा। तो अभी हमने क्या देखा? केवल केवल एक विवाद किसके बीच में है? ये विवाद आंग्लविद और प्राच्यवाद। तो विवाद कैसा चला, कैसा रहा विवाद? कुछ समझ में आया कि भाई ये लोग क्या कहते हैं? प्राच्यवाद ये बोलते हैं कि फारसी संस्कृत अर्थात जो भारतीय एशिया, ठीक है,
भारतीय एशिया की जो रीजनल लैंग्वेज है, जो लैंग्वेजेस हैं उसके आधार पर शिक्षा दी जाए, अर्थात वहाँ के कल्चर के हिसाब से लोगों को शिक्षित किया जाए। और दूसरे जो आंग्लवाद वो कहते हैं नहीं, इंग्लिश इंग्लिश को बढ़ावा देने की बात करें, आप खर्चा ऐसा क्यों करना चाहेंगे। तो हमने केवल और केवल क्या है, विवाद देखा है। ठीक है, ये विवाद और भी खुल के हम आपको कब बताएंगे, जब हम लोग 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय। और अभी क्लास हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, 5-7 मिनट में आ जाओ, 7-8 मिनट में स्टार्ट कर। 15 ब्रिटेन के अंडर नहीं, नहीं पूरा वर्ल्ड उसी का है। कहा जाता है जो अभी क्या नाम उनका जो राजा बने हुए हैं, प्रिंस चार्ल्स, चार्ल्स जो है, चार्ल्स तृतीय, उनका कोई वीजा नहीं है, वो कहीं भी पूरे जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है क्योंकि साइन उन्हीं के होते हैं, ऐसा कुछ करके। ठीक है, हाँ नहीं अंडर में नहीं है, 15 का वो सारे स्वतंत्र है, कोई भी उनके अंडर में कंट्री। नहीं नहीं, अपने साथ सारे स्वतंत्र हो रहे हैं। एक जगह चलता था जहाँ पे भी बात हुई, विवाद हुआ है कि हम नहीं मानना चाहेंगे वहां पे। ठीक है, वो अलग हो रहे हैं, तो ब्रिटेन ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या है, तब पूरा डेमोक्रेसी आ गई है। ठीक है, धीरे धीरे डेमोक्रेसी हो रही है। हम्म, स्वतंत्र हैं सब, ऐसा नहीं है। अंडर का मतलब ये थोड़ी कि वो नियम बनाएगा, नहीं है, वहां अपनी पार्लियामेंट है उन देशों की, वो अपना देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मानते हैं क्यों, क्योंकि आप चाहे ऑस्ट्रेलिया देखें, न्यूजीलैंड, जो पूरे विश्व में जो ईसाई है वो सब क्या है, वो सारे के सारे क्या है, अंग्रेज या यूरोपीय हैं। वो भी सी बात है, तो सब क्या है, वो सारे अंग्रेज हैं, यूरोपीय जाके बसे हुए, तो वो भी सी बात मानेंगे ही मानेंगे। अब वो भी सी बात है, पैसे देते हैं सब, हाँ पैसे देते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने एक मुद्दे बात करी, कल हम लोग बात करेंगे गुड्स का डिस्पैच। ओके।